किसान भाइयों नमस्कार। आज मेरे साथ पदम धुर्वे हैं। ये होशंगाबाद ज़िला मध्य प्रदेश से आए हैं। इनके पास 16 एकड़ ज़मीन है। ये इनके दूसरे किसान है उसी गांव से। इनके पास 12 एकड़ ज़मीन है। राजेश कुशवाहा 16 एकड़ ज़मीन है इनके पास और 12 एकड़ ज़मीन है इनके पास। ये दोनों किसान कर्ज में हैं। मैं बोलता हूँ ना, देश का 80% किसान कर्ज में डूबा है। क्यों डूबा है और वो कैसे निकलेगा, आज मैं पूरी चर्चा करूँगा। लेकिन उसके पहले धुर्वे जी से अनुरोध है कि आप अपनी खेती में झांसी आए होशंगाबाद से चल करके आप अपना अनुभव बताइए खेती का कि आपको खेती कैसी लगी। जोर से बोलना। पहले तो मेरा सब किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम पदम धुर्वे, ग्राम मछेरा कला, तहसील बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। मेरे पास 16 एकड़ पैतृक भूमि है और मेरे पिताजी को शांत हुए 15 वर्ष व्यतीत हो गए। आज स्थिति ये है कि इतनी खेती होने के बावजूद मैं 5 से 6 लाख रुपए के कर्ज में हूँ और अपना स्वयं का मकान तक नहीं बना पा रहा है। खेती में लागत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अपनी आय वैसे ही कम रही है और उसी में फिर बीमारियां और अन्य समस्याएं बढ़ रही हैं। खेती में जब तक लागत नहीं हटेगी तब तक अपन उभर नहीं पाएंगे। इसलिए क्या है, मैंने सर के वीडियो देखे, बार बार देखे वीडियो, और मेरे को सर के सुझाव बहुत अच्छे लगे और सर के बताए अनुसार मैंने संजीवनी खाद बना कर उसका स्प्रे भी किया। उसका रिजल्ट मेरे को 1 नंबर लगा। इसलिए क्या है, आज मैं सर के पास जीवामृत लेने के लिए आया, झांसी आया। ठीक है। देखो किसान भाइयों, मैं अक्सर बोलता हूँ, एक तो मैं साफ बता दूँ, धान गेहूं की खेती करके कोई किसान सोचे कि मैं कर्ज से उबर जाऊंगा, नहीं उबरेगा। धान और गेहूं की खेती इस देश की सभ्यता के लिए अभिशाप बन गई है। हमारे देश में धान होता था कहाँ? जहाँ बरसात का पानी ऑटोमेटिक भर जाता है, वहाँ हम धान करते थे। लेकिन अब धान होने लगा है बोरिंग के पानी से, भूगर्भ जल को निकाल निकाल के धान की खेती हो रही है। धान का रकबा बढ़ता जा रहा है, गेहूं का रकबा बढ़ता जा रहा है। गेहूं के लिए भी हम भूगर्भ जल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपने सुना होगा कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेके होगा या लोग प्यास से मर जाएंगे, तो उसका कारण होगा धान और गेहूं। सरकारी सिस्टम, हमारे देश के वैज्ञानिक सबसे ज़्यादा रिसर्च धान गेहूं पर करते हैं और धान गेहूं को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी प्रयास करती है। यूं तो श्री अन्न की दलहनी फसलों की बात होती है ऊपर ऊपर, लेकिन अंदर खाने से पूरा सिस्टम धान गेहूं को प्रमोट करता हुआ दिखता है। ये धान गेहूं का बढ़ता क्षेत्रफल मैं बता दूं, लिख के रख लो, इस देश के किसानों को गर्त में डुबो देगा। इस जमीन, देश की ज़मीन को बंजर बना देगा। देश की ज़मीन के नीचे का छुपा हुआ भूगर्भ जल पूरा ख़त्म कर देगा। धान और गेहूं ने ही खेती की सभी मुश्किलों को खड़ा किया है। तो जो किसान घाटे में है, 16 एकड़ का किसान, 12 एकड़ का किसान एक कर्ज में है, 20-25 साल से खेती कर रहे हैं, तो पहला तो ध्यान रखिएगा, धान गेहूं करिए लेकिन लिमिटेड एरिया में करिए, रोटी भर का करिए, बेचने के लिए मत करिए। हमारे देश में दाल और तेल आयात होता है, दालों की बहुत कमी है, तेल की बहुत कमी है। तो दलहनी तिलहनों का क्षेत्रफल बढ़ाइए, दलहनी और तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ाइए। मित्र, हम चाहते हैं कि देश का 14 करोड़ किसान कर्ज से मुक्त हो जाए और देश के 140 करोड़ की जो आबादी है उसको कोई बीमारी ना हो। इसके लिए ज़रूरी है
कि हम अपनी धरती माता को समृद्धशाली बनाएं, धरती माता की फर्टिलिटी को ऊंचा उठाएं। लेकिन धान और गेहूं की खेती ज़मीन को कभी उर्वर नहीं बना सकती, ये तो ज़मीन की फर्टिलिटी का दोहन करती। गेहूं मेरे देश की फसल थी ही नहीं, धान मेरे देश की फसल थी, लेकिन लिमिटेड एरिया में जहां बारिश के पानी से धान हो सकता है। चलिए, तो मैं ओवरऑल 2-3 बातें अक्सर रखता हूं कि एक तो खेती का मतलब हमको समझना है। खेती का मतलब धान गेहूं की फसल उगाना नहीं है। खेती का मतलब है बहुत प्रकार की फसलें, कई प्रकार की फसलें एक साथ। खरीफ में आप थोड़ा सा धान भी बोइए, मक्का बोइए, ज्वार बोइए, बाजरा बोइए, उर्द बोइए, मूंग बोइए, अरहर बोइए, सोयाबीन बोइए, मूंगफली बोइए, तिल बोइए। 8-10 क्रॉप हैं खरीफ की। उनमें से जितनी आप उगा सकते हो थोड़े थोड़े एरिया में सब फसलों को उगाइए। फिर जब रबी आएगा तो गेहूं भी उगाइए, चना उगाइए, मटर उगाइए, मसूर उगाइए, राई सरसों उगाइए। क्योंकि देश को सबकी ज़रूरत है और आपके परिवार को भी हर चीज़ की ज़रूरत है। अभी ही इनसे सज्जन से बात हो रही थी, आप दाल खरीदते हैं? बोले हाँ। तेल भी खरीदते हैं? हाँ। सब्जी भी खरीदते हैं? हाँ। केवल धान और गेहूं इनके घर का है और बकाया चीज़ें खरीदते हैं। अब बाज़ार में तो मिलावटी चीज़ें मिलती हैं, पॉलिश वाली मिलती हैं, नकली मिलती हैं, बीमार होता है आदमी। तो खेती समझ का विषय है। खेती अगर अपनी समझ से करेंगे तब खेती में जीतेंगे। अगर खेती कोई समझे कि कृषि वैज्ञानिकों के दिशा निर्देश पर करें तो आप लिख लीजिए, आप डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आपके बच्चे मर जाएंगे। खेती के 2 निवेश हैं, अपना श्रम और अपना दिमाग, पहला। फिर खेती का तीसरा निवेश है आपकी 16 एकड़ ज़मीन। जैसे आप गेहूं में यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक डालते हो, धान में भी यूरिया, पोटाश, जिंक, डीएपी डालते हो, फिर खरपतवार मारते हो, फिर कीड़ा मारने की दवाई डालते हो, फिर बीमारी मारने की दवाई डालते हो। हमको उर्वरक क्यों देने पड़ते हैं? आप विचार करिए, किसान विचार करें और वैज्ञानिक भी विचार करें और देश की नीति निर्माता भी विचार करें। आप फर्टिलाइजर किसानों को सब्सिडी पर देते हो, 3.5 लाख करोड़ की सब्सिडी देते हो, विदेशी मुद्रा बर्बाद हो जाती है। एक बार आप तहे दिल से बोलना कि आपको खूब समझ में आ रहा है कि किसी ज़माने में हमारे देश की ज़मीनों में उगाई जाने वाली फसलों को किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं थी, तो क्यों नहीं थी? तो आपको याद है, आपको पता है, आप अंदर से समझदार हैं कि तब मेरे देश की जो ज़मीनें थीं उनकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी। तो फर्टिलिटी बढ़ाने पर कोई काम क्यों नहीं करता कि अगर हम ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ा दें तो फर्टिलाइज़र का काम ही ख़त्म। लेकिन नहीं साहब, धंधे का सवाल है। पहले फसलों में कोई कीट और बीमारी नहीं लगता था, लेकिन आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड बेचने का सवाल है। इस बात पर कोई विचार ही नहीं करता कि पहले रोग और कीट लगते क्यों नहीं थे। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे पहले भी लगते थे। मैं कहता हूं नहीं लगते थे और आज भी नहीं लगेंगे। हमारे पास ये 6 एकड़ ज़मीन है। अभी भी कोई आके देख सकता है। अभी तो नर्सरी है, चारा उगा है, लेकिन अभी खरीफ में मूंगफली बोऊंगा, फिर रबी में चना, मटर, गेहूं बोऊंगा। आके देखिए, मैं खरपतवार नहीं मारता हूँ, फर्टिलाइजर नहीं डालता हूँ। मेरे चने में, मटर में कोई विल्ट नहीं लगता है, कोई इल्ली नहीं लगती है। कारण खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाया है, खेत की बायोडाइवर्सिटी को अच्छा किया है। बस चद्दर तान के सोता हूँ, बो देता हूँ, जुताई करना, बुआई करना, सिंचाई करना। सिंचाई भी कम लगती है और जुताई भी कम लगती, क्योंकि ज़मीन मेरी सॉफ्ट हो गई है।
तो देश के किसानों को, जैसे आप मेरे यहाँ तक कुछ उम्मीद लेके आए, इन सज्जन का कहना है जीवामृत संजीवनी डाला। ये देखिए संजीवनी खाद है। इन्होंने हमको बताया कि साहब आपकी संजीवनी बनाई, चने की फसल में डाली, नंबर 1 का चना हुआ, कोई बीमारी कोई कीड़ा नहीं लगा। नीम की पत्तियाँ, ये नीम की पत्तियाँ हैं और ये नीम का सीड है। मैं कहता हूँ 30 किलो नीम की पत्तियाँ या ये सूखी हुई निमौली, अभी ये निमौली गिरेगी फिर सूख जाएगी। 30 किलो नीम की पत्ती लेना है या 10 किलो सूखी हुई निमौली लेना है। ये अकौड़े का धतूरे का पेड़ है, फल लगा शिव जी को चढ़ता है, या 20 किलो धतूरे का पत्ता लेना है। ये अकौड़े का पेड़ है, 20 किलो अकौड़े की पत्ती लेनी है। इनमें कोई भी एक चीज़, 20 किलो अकौड़े की पत्ती लो या 20 किलो धतूरे की पत्ती लो या 10 किलो नीम की पत्ती लो या 30 किलो नीम की पत्ती लो या 10 किलो नीम का ये सीड लो, कुचल लो, इस ड्रम में डाल दो 30 किलो। फिर क्या करेंगे, ये गोबर है ताज़ा, 30 किलो गोबर लो ताज़ा, इस ड्रम में डाल दो। और ये गुड़ है, ये 3 किलो गुड़ है, इस ड्रम में डाल दो। 70-80 लीटर पानी भर दो। 30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती, 3 किलो गुड़, 70-80 लीटर पानी, धूप में रख दो 7 दिन। गर्मियों में 7 दिन, अक्टूबर नवंबर फरवरी की ही गर्मी में 10 दिन, और जनवरी में जब सूरज कम उगता है तो 15 दिन। ये तैयार हो जाएगा। इसको हर फूल वाली फसल, हर सब्जी, हर फल और हर फूल वाली फसल में फूल आने के पहले 1 स्प्रे मारिए, फूल आने के बाद 3 स्प्रे मारिए, और ना फूल झड़ेगा, ना फल झड़ेगा, ना फल सड़ेगा। कोई भी हार्मोन्स, कोई भी ग्रोथ प्रमोटर, कोई भी जिब्रेलिक एसिड, पल्विक एसिड, ओलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी बढ़िया फसल होगी। पत्ती काटने वाला कीड़ा, पत्ती का रस चूसने वाला कीड़ा भी नहीं आएगा। वायुजनित बीमारियां भी नहीं आएंगी। कितने से? नीम की पत्ती, अकौड़े की पत्ती, धतूरे की पत्ती, ये सब फ्री है आपके गांव में। केवल 3 किलो गुड़, 100-150 रुपए का 3 किलो गुड़, और 1 एकड़ की खेती में 50,000 का पेस्टिसाइड बंद। केवल 150 रुपए का गुड़ और 30, 40, 50, 60 हज़ार रुपए का पेस्टिसाइड बंद। इसको बनाने के लिए मैंने बता दिया, 30 किलो नीम, 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़, 70 लीटर पानी। ये जो बन गया मटेरियल है 3 बार स्प्रे करने के लिए। जब इसको स्प्रे करेंगे तो जितना पानी रिक्वायरमेंट है 1 एकड़ के लिए, समझ लीजिए आपको 100 लीटर पानी लगता है तो 25 लीटर ये, 4 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा संजीवनी मिलाइए, 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर मार्किन के कपड़े से छान करके स्प्रे मार दीजिए। हजारों रुपए का पेस्टिसाइड आपका बच जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ कहता हूँ, फसलों में ज़्यादातर बीमारियां तो ज़मीन से आती हैं। जो बीमारी ज़मीन से आने वाली है, भूमि जनित बीमारी, वो आपकी संजीवनी खाद से नहीं जाएगी। वो बीमारी किसी फंजीसाइड से भी जाती नहीं है। किसान बेशक हर चौथे दिन दवा डालता ज़रूर है, लेकिन वो बीमारी फसल में कंटिन्यू करती है। थोड़ा सा रिलीफ दिखता है 3-4 दिन के लिए, फिर फसल तुड़ाई हो जाती है, फिर स्प्रे मारता है। ऐसा करता रहता है तो हजारों लाखों रुपए उसका बर्बाद होता है। और ये सारे रसायन मनुष्य के शरीर में फल सब्जी के नाम पर जाते हैं और मनुष्य को लाइलाज बीमारियों में ढकेल देते हैं। ये हमारी स्थिति है। ना नेताजी को जगना है, ना वैज्ञानिक जी को जगना है, ना किसान को सोचना है। मर सब लोग रहे हैं, दुखी सब लोग हैं, लेकिन ज़मीन को फर्टाइल बनाने की दिशा में कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। कारण धंधे का सवाल है। कागज का नोट हमको चाहिए, कैंसर हो जाए, ज़मीन बंजर हो जाए, लोग मर जाएं, बच्चे मर जाएं, हमको कोई परवाह नहीं है। हमको 10-20 लाख रुपए मिल जाएं बस। लेकिन इसी चक्कर में किसान को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला।
लालच किसान भी कर रहा है कि मिल जाए नहीं मिल पा रहा है। जुआ खेल रहा है जी। किसके साथ? शकुनियों के साथ। जी। बहुत बुरा लगेगा शकुनियों को। फिर बता दूं, फर्टिलाइजर को प्रमोट करने वाला, पेस्टिसाइड को प्रमोट करने वाला, कृषि यंत्रों को प्रमोट करने वाला, ये सारे के सारे लोग शकुनी हैं। और किसान को, धर्मराज युधिष्ठिर किसान को जुए के फड़ पर बिठा दिया और किसान ने अपना मुकुट हार गया यानी स्वाभिमान, अपना घोड़ा हार गया यानी बैल, अपना राज हार गया यानी जमीन की फर्टिलिटी, अपने घर में गड़ा हुआ सोना चांदी 50 साल पहले हार गया, सोना चांदी भी गया, कर्ज में डूब गया। सिस्टम ने कहा पैसे नहीं है खेती करने के लिए तो हम कर्जा बांट रहे हैं, ले लो कर्जा, खेलो जुआ, तो वो कर्जे में भी हो गया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने लास्ट में क्या दांव पर लगाया था? द्रौपदी को। है किसान भाइयों, बुरा मत मानना, एक द्रौपदी बची है, अगर उसको दांव पर नहीं लगाना चाहते हो तो मेरी बातों को समझ जाइए। स्वप्न मत देखिए लखपति करोड़पति बनने के और जमीन में आइए, जान बचाइए। लक्ष्मी ना मिली है ना मिलेगी, लक्ष्मी को प्राप्त कराने के लालच में आपकी जमीन गिरवी रख जाएगी, कर्जदार हो जाएंगे, लास्ट में द्रौपदी को दांव पर लगाना पड़ेगा। ये मैं पक्का बता रहा हूं। और देश में आप बताना, आज पास जरा निगाह दौड़ाइए तो कितने लोगों की द्रौपदी दांव पर लग चुकी। गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही है सर। इसलिए मैं किसान भाइयों क्या कहता हूँ, मैं 3 चीज़ों पर बात करता हूँ। जमीन में ह्यूमस बढ़ाना पहली प्राथमिकता है। जमीन को, धरती माता को जिंदा करना। तो ह्यूमस का मतलब होता है जीवांश कार्बन, कार्बन का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ, गोबर है, फसलों के अवशेष हैं, खरपतवार हैं, बाग बगीचों की पत्तियां, जिनको हम जला देते हैं, फेंक देते हैं, बेच देते हैं। किसी भी कार्बनिक पदार्थ को चाहे 1000 रुपया कुंटल में कोई खरीदे, बेचना नहीं, ये धरती का हिस्सा है, धरती का लौटाना है। ऊपर से फिर ये जैसे जीवामृत का कल्चर है। अब ये यहाँ से 5 लीटर कल्चर हमारे यहाँ से लेके जा रहे हैं, समझना बात को। ये कल्चर हर रोज 2-3 किसान हर रोज आते हैं लेने। उड़ीसा से आते हैं, पश्चिम बंगाल से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, आज ये एमपी से 2 किसान आए। हम ये कहते हैं कि चलो ये आ गए, भावुकता में आ गए, हमसे मिलना था, आ गए। लेकिन मैं अगर मेरी कोई वीडियो भी देख लेना ढंग से तो मैं बताता हूँ ये जीवामृत के जीवाणु मैं जंगल से लाया हूँ। आप भी जंगल चले जाइए, जंगलों में सबसे निचले स्थान पर जाइए और जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा मलबा यानी पत्तियां, तने, फल सड़े गले पड़े हों, 3 अंगुल 4 अंगुल की लेयर में ब्लैक कलर का, उनको हटाएंगे। आज मई है, मतलब 22 मई। आज 22 मई को, 22 जून को भी जंगल में कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां आपको ह्यूमस युक्त नम मिट्टी मिलेगी। ह्यूमस युक्त नम मिट्टी, बस वो 10 किलो लाइए, इस ड्रम में डालिए, 200 लीटर पानी भरिए, 28 किलो चीनी डाल दीजिए, 28 किलो गुड़ डाल दीजिए। गुड़ और चीनी ही डालनी है, गुड़ डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, पानी में घुल जाता है, नैनो फार्म में कन्वर्ट हो जाता है। माइक्रोब्स का भोजन नैनो पार्टिकल्स ही है। बस बेसन के बेवकूफ़ी में मत पड़ना। किसी ने कहा साहब बेसन में प्रोटीन होती है, हमने कहा उसको माइक्रोब्स को कुश्ती लड़नी है, कुश्ती नहीं लड़नी उसको। उसकी लाइफ ही कितनी है? 8 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा। बेचारा नैनो पार्टिकल्स लेगा, शुगर लेगा, बैलून बढ़ेगा, 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, फिर 8 होंगी, 10 होंगी, ऐसे बढ़ती रहेंगी, कुछ पीछे से ब्लास्ट होती रहेंगी। तो मरे हुए जीवों का अंश ही फसलों का भोजन है। तो जीवांश कार्बन बढ़ाना है, इसके लिए जीवामृत बहुत ज़रूरी है। आजकल नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने ज़मीन के सभी जीवाणुओं को पेस्टिसाइड डाल के मारा है।
कुछ लोगों ने मारा है और कुछ लोगों के मर गए, क्योंकि खेत की मेड़ों पर कोई पेड़ नहीं है। जैसे मैं इन पेड़ों के नीचे खड़ा हूं, अब आपको मैं दिखा देता हूं, जरा दिखाइए पिंटू भाई। ये कटहल का पेड़ है और आप समझिए कि आधे से ज़्यादा कटहल इसके टूट चुके हैं। ना मैंने कोई दवाई डाला है, ना मैंने कोई यूरिया डीएपी डाला है, बिल्कुल बस प्रकृति के भरोसे, प्रकृति के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। ये नर्सरी बोई हुई है, ये पौधे खड़े हुए हैं प्यारे प्यारे हरे भरे इस मई के सीजन में, नेचुरली है सब। यूरिया डीएपी यहाँ भी नहीं है, नेचुरल सॉइल है। तो मित्र, देश के किसानों को चाहिए अपनी आने वाली संतानों की खुशियों के लिए, मैं बार बार बोलता हूँ, हम तो जी चुके, 62 साल की उम्र हो गई। हमने अगर बच्चा पैदा किया है, नेताजी के भी बच्चे हैं, नेताजी को भी होश में आना चाहिए, क्योंकि इसी बाजार से आप फल खाएंगे, बाजार से सब्जियां खाएंगे, बाजार से ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, बाजार का गेहूं खाएंगे, बाजार का चावल खाएंगे। आप चाहे लाल किले का चावल ले आओ, लेकिन जिस पंजाब के किसान ने उगाया है ना, उसने तो पेस्टिसाइड डाले हैं। अब वो ब्रांडेड का क्या मतलब? आप सोचते हो कि मैं लाल किला चावल खा रहा हूं, खाते रहिए, आप मरेंगे आप। हर बुद्धिजीवी जो इस बेवकूफ़ी में, धन कमाने के बेवकूफ़ी में लगा हुआ है, धरती को, जंगल को, जल को और जीव जंतुओं को कंसीडर नहीं कर रहा है। मित्र, यही सनातन है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे। आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति धर्म का नाश कर रहा है। धर्म गुरु भी धर्म का नाश कर रहे हैं, नीतियां भी धर्म का नाश कर रही हैं, टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट सब मस्त हैं, भांग खा करके सो रहे। पूरे देश की जमीन बंजर हो गई, पूरे देश का जंगल कट गया, पूरे देश का भूगर्भ नीचे चला गया, और सब पता नहीं कौन से डेवलपमेंट के नशे में। मैं जगाता हूं, जाग जाइए। नहीं जागेंगे तो बच्चे सबके हैं, बच्चा इनका हो या बच्चा एक जज का हो, बच्चा एक गरीब का हो, बच्चा या किसी नेताजी का हो। इसी दुनिया में रहना है, इसी सनातन संस्कृति में रहना है, इसलिए सनातन संस्कृति को आत्मसात करिए। सनातन का नौटंकी नहीं मांगता सनातन। आजकल मैं देख रहा हूं, आप सनातनी कैसे सनातनी है, सनातनी ऐप डाउनलोड नहीं किया, सुनिए भजन, सुनिए आरती, सुनिए गणेश चालीसा। गणेश बनना है, सनातन का मतलब ज्ञानी बनना है, गणेश जी की आरती नहीं गानी। सनातनी बनने का मतलब है आपको धरती की, ईश्वर की, परमात्मा की बनाई गई व्यवस्था की सेवा करनी है, हनुमान चालीसा नहीं गाना। सनातनी का मतलब है राम बनना है, रामायण नहीं पढ़नी। सनातनी होने का मतलब है कि न्याय और धर्म के लिए मर जाना है, गीता गानी नहीं है। बेटा मित्र, रामायण गाने से, गीता गाने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से ये तो दुनिया कर रही है नौटंकी। कोई राम बनना नहीं चाहता, कृष्ण बनना नहीं चाहता, हनुमान बनना नहीं चाहता, ज्ञानी बनना नहीं चाहता, कल्याण कैसे होगा? होगा नहीं होगा। हम लोग दीपावली में गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पहले क्या, गणेश लक्ष्मी, गणेश लक्ष्मी, गणेश कभी सुना है? लक्ष्मी गणेश नहीं। गणेश मतलब ज्ञान। जहाँ ज्ञान होगा लक्ष्मी तो गणेश की अर्धांगिनी है, जहाँ गणेश होगा वहाँ लक्ष्मी रहेगी रहेगी। लेकिन हम लोग गणेश को भूल गए। अगर दीपावली में आज़ादी हो कि गणेश ले लो चाहे लक्ष्मी ले लो, तो कोई गणेश लेगा? नहीं ले रहे सर, लक्ष्मी की ज़्यादा वो कर रहे हैं। मित्र, जहाँ ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वहाँ आनंद है, जहाँ अज्ञान है वहाँ दुख ही दुख हैं। दुर्भाग्य से कागज के नोट ने सबको अज्ञान की ओर ढकेला है, सब ने, और मिला किसी को कुछ नहीं है। 10 करोड़ रुपए का मालिक अगर कैंसर हो जाए तो
तो दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि 10 करोड़ से कैंसर ठीक हो सकता है। आपको मालूम है, चिकित्सा विज्ञान खुद कहता है कि ये लाइलाज बीमारी है। तो हम कैंसर के मरीज ना हो, शुगर के मरीज ना हो, बीपी के मरीज ना हो, मैं हंसूँ, मेरा समाज हंसे, मेरा देश हंसे। और ये कब संभव है? जिस दिन देश की धरती माता मुस्कुरा देगी, उस दिन सब हंसने लगेंगे। जिस दिन देश की धरती माता मुस्कुरा देगी, उस दिन पूरा देश मुस्कुरा देगा। और जब तक ये धरती माता नहीं मुस्कुराएगी, कोई मुस्कुराने का स्वप्न भी न देखे। नमस्कार।